साथियों नमस्कार। शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सभी का स्वागत। संपूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षण विधि आप इस क्लास में देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रीट ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, चाहे हम टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, सीटेट की बात करें, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जिनमें शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके सारे प्रश्न डिटेल के साथ में यहाँ आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण विधियों में, और शिक्षण विधियों में चर्चा हमारी रहेगी सबसे पहले कि शिक्षण विधि का जो रोल है वो किस तरीके का रोल रहने वाला है। जैसे कि अभी मैं राजस्थान की भर्ती की बात करूं, जैसे आपकी परीक्षा है, मुख्य रीट परीक्षा है। रीट के लिए मैं बात करूंगा सबसे पहले। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रीट में आपको लैंग्वेज फर्स्ट होगी, आपकी लैंग्वेज सेकंड होगी, और आपका एक होगा सब्जेक्ट। तीनों में ही आपके टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी में भी आपका टीचिंग मेथड का पार्ट आता है। यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट में आप सभी को पता है 30 प्रश्न आपके आते हैं। यहाँ आपके इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं। यहाँ आपके 60 प्रश्न आते हैं। और साइकोलॉजी में कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। एक बार हम बात करेंगे, यहाँ 30 में से आपको पता है 15 प्रश्न आपके ग्रामर के होते हैं, 15 से 20 प्रश्न, और यहाँ 15 प्रश्न यहाँ आपके टीचिंग मेथड के होते हैं। यहाँ 15 प्रश्न आपके लैंग्वेज सेकंड में, वो भी ग्रामर के होते हैं, और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड के होते हैं। यहाँ आपके लगभग 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का होता है, और 10 प्रश्न आपके किसके होते हैं? टीचिंग मेथड के होते हैं। यहाँ पर भी आपको लगभग 5 प्रश्न आपको किसके मिलेंगे? टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे। प्राय हम देखते हैं कि हम इन विषयों पर, इस पर तो हम किसी विशेष कार्य करते हैं, लेकिन जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है इसको हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बार गौर करिए, देखिए कि 15 प्रश्न यहाँ है, 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, 5 यहाँ है, 15, 30 और 45। साथियों, 45 प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आप समझ सकते हैं। और खास करके बात करेंगे अपन किसके बारे में? रीट के बारे में। रीट में 45 प्रश्न की टीचिंग मेथड को आप बड़े आसानी से सोचते हैं कि यार इसको तो कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। पात्रता अगर आपको हासिल करनी है तो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। ध्यान रखें, कई संस्थानों में, बड़ी बड़ी संस्थानों में, चाहे हम कोचिंग संस्थान की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, टीचिंग मेथड पर विशेष जोर नहीं दिया जाता, जबकि ग्रामर वगैरह पर विशेष जोर दिया जाता है। अधिकांश समय हमारा पूरा वहीं निकाल दिया जाता है। ज़रूरत होती है हमें किसकी? टीचिंग मेथड की, जिस पे हमें कम समय दिया जाता है। तो साथियों, उसी जो विद्यार्थी की लगातार मांग है, सर टीचिंग मेथड को आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कराइए। तो मैं डिटेल के साथ में सबसे पहले आपको मैं टीचिंग मेथड की क्लास लेकर आया हूँ। टीचिंग मेथड में हम सबसे पहले सारी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस को भी अपन हल करेंगे। साथियों, नहीं जुड़े हैं तो हमारी क्लास से एक बार निःशुल्क रूप से आप जुड़कर देखिए। सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, और चलें, ये आपके निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और टीचिंग मेथड आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, आप सभी के लिए, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचिंग मेथड आपके लिए उपयोगी है। चलिए साथियों, आगे की हम चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग मेथड में सबसे महत्वपूर्ण विधि, या व्याकरण अगर हम पढ़ते हैं तो व्याकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, बताओ कौन सी? आगमन विधि। कौन सी विधि होती है साथियों? आगमन विधि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है व्याकरण के लिए। कौन से शिक्षण के लिए? व्याकरण शिक्षण के लिए। कई बार प्रश्न आया है कि व्याकरण शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है साथियों? आपकी आगमन विधि होती है। इस आगमन विधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को अपन हल करते जाएंगे और डिटेल के साथ अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं आगमन विधि। आगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक की बात करें, आगमन विधि के जो प्रवर्तक हैं, आगमन विधि के प्रवर्तक है अरस्तु। कौन है साथियों? अरस्तु को आगमन विधि का प्रवर्तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है, इसे ध्यान रखना। आगमन विधि का एक उपनाम भी है। आगमन विधि का क्या है? एक उपनाम है। उपनाम की बात करें तो आगमन विधि को कहा जाता है विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि को किस नाम से भी जाना जाता है साथियों? आगमन विधि को विश्लेषण विधि के नाम से भी हम जानते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है? विश्लेषण प्रणाली या विश्लेषण विधि के माध्यम से जाना जाता है। साथियों, आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी डिटेल आपको नहीं मिलने वाली है। नोट्स भी आप अच्छे से बना सकते हैं। विश्लेषण प्रणाली, विश्लेषण विधि से कहा जाता है। आगे देखिए, ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो आगमन विधि है, आगमन विधि का कार्य होता है, सिंपल शब्दों में समझिए आप, कि आगमन विधि हम चलते हैं उदाहरण से। पहले बालकों को उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण के बाद में उनको समझाए जाते हैं। बताओ क्या?
समझाए नहीं जाते, इन उदाहरणों के माध्यम से निकाला जाता है क्या, नियम। इन उदाहरणों के माध्यम से क्या बनाए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आगमन विधि का कंसेप्ट ये समझिए कि आगमन विधि में सबसे पहले हम उदाहरणों को पढ़ते हैं। उदाहरणों को पढ़ने के बाद में इन्हीं उदाहरणों का सामान्यीकरण के अपन करके बताओ क्या निकालते हैं, नियमों को निकालते हैं या सूत्र का निर्माण करते हैं। तो आगमन विधि चलती कैसे है, उदाहरण से बताओ किसकी ओर, नियम की ओर। यही बात यहाँ पर है कि ऐसी शिक्षण पद्धति में उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की बताओ क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसे ही बताओ अपन क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। तो समझ में आया होगा आगमन विधि क्या है। आगमन विधि सिंपल शब्दों में समझिए, आगमन विधि उदाहरण से बताओ किस ओर चलती है, नियम की ओर चलती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है। ध्यान रखना कौन सी विधि चलती है, आगमन विधि। आगमन विधि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। इसके प्रवर्तक बताओ कौन है, अरस्तु हैं। इसका जो उपनाम है वो इसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण प्रणाली भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए, आगमन विधि में विशेष उदाहरणों द्वारा, आगमन विधि में विशेष उदाहरणों के द्वारा छात्र स्वयं निरीक्षण करके चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। यानी कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या बताए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरणों को बच्चे को समझाया जाता है, बच्चे इसको समझता है और अपनी समझ से ही, उदाहरणों की समझ से ही बालक बताओ किसका निर्माण करता है, नियमों का निर्माण करता है। साथियों किसका निर्माण कर रहा है, नियमों का। तो इतनी अच्छी विधि है कि पहले बालक को उदाहरण बताएं। अब उदाहरण जब व्यक्ति को बता दिए जाते हैं, बालक को बता दिए जाएंगे, तो बालक अपने स्वयं का विवेक का प्रयोग करेगा और इन उदाहरणों की समझ के आधार पर ही किसका निर्माण करेगा, नियमों का। जैसे मैं आपको एक बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको उदाहरण बता दिया विद्या धन आलय, ये मैंने आपको उदाहरण बताया, विद्या धन आलय, ये आपको उदाहरण बताया। अब इसी उदाहरण सबसे पहले बालक को वो उदाहरण दिए जाते हैं जो बालक पहले उन शब्दों को जान चुका है। अब इसी उदाहरण से उसको क्या बनाना है, नियम, कि यहाँ पर अंत में आ रहा है, यहाँ पर भी अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और अब मिलकर बताओ क्या होता है, आग का निर्माण होता है। इसी से बताओ क्या शब्द बन गया, आपका विद्यालय शब्द बन गया। अब इसी से वो नियम निकालेगा, बताओ कौन सी संधि का, दीर्घ संधि का। कौन संधि का नियम निकालेगा, दीर्घ संधि का, कि यदि आ के बाद में आ यानी समान स्वर के बाद में समान स्वर आता है तो कौन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ये जो नियम निकला किसके माध्यम से निकला साथियों, उदाहरण के माध्यम से निकला, इसलिए इसे व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। देखिए साथियों कि इस विधि में यह महत्वपूर्ण कथन है, इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। ये क्या है, अर्थात इस विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम में ले जाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम में ले जाते हैं। तो शिक्षण सूत्रों में जो हम विधि पढ़ रहे हैं बताओ कौन सी, एक आगमन विधि पढ़ रहे हैं। आगमन विधि किस तरीके से कार्य करती है, कौन से शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, तो उसके लिए बताया गया है कि स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है पहले विषय वस्तु को सामान्य ज्ञान करना, उसके बाद बताओ कैसा ज्ञान करना उसका, सूक्ष्म यानी विशिष्ट ज्ञान करना। अर्थात मूर्त वस्तु जो हमें दिखाई देती है और उसकी उसी कंसेप्ट के आधार पर किसका ज्ञान प्राप्त करना, अमूर्त चीज़ों के बारे में बात करना। इसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा मैं। ऐसे ही बताओ पहले बालक जिस चीज़ को जानता है उसके उदाहरण उसको दिए जाए, उन्हीं उदाहरणों से बताओ कहाँ ले जाया जाए उसको, जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है जो अज्ञात हैं उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। कौन सी विधि से, आगमन विधि से। साथ में वही विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, फिर सामान्य नियमों को बना लेता है। आगमन विधि के चरण यहाँ से प्रश्न आते हैं और बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर इसके स्टेप्स क्या हैं। तो उस स्टेप्स को भी मैं आपको बताऊंगा। एक भी चीज़ आपकी इस क्लास में नहीं रहने वाली है, सारी चीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो आगमन विधि के जो चरण हैं वो चरण कौन कौन से आता है, स्टेप्स। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आगमन विधि में क्या आता है, उदाहरण। अर्थात सबसे पहले बालक को विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं। उन विशिष्ट उदाहरणों को बालक क्या करता है, उसका निरीक्षण करता है। क्या करता है बालक, उसका निरीक्षण करता है, उसकी तुलना करता है अन्य दूसरे उदाहरणों से। तो सबसे पहला स्टेप में तो क्या आएगा, उदाहरण। उसके बाद निरीक्षण या बताओ क्या, तुलना करके बालक क्या करेगा बताओ, नियमीकरण या सामान्यीकरण। नियमीकरण या सामान्यीकरण का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बालक को एक उदाहरण बताया है, दो उदाहरण बताए। अब इन उदाहरणों के आधार पर ही बालक बताओ कौन से उदाहरण को बना लेगा, तीसरे को बना लेगा, चौथे को बना लेगा, पांचवें को बना लेगा। अर्थात जिस चीज़ को उसने सीख लिया है ना उसका दूसरी जगह प्रयोग करना क्या कहलाता है बताओ, सामान्यीकरण कहलाता है। किसी विषय को सीख लेने के बाद में, किसी कंटेंट को सीख लेने के बाद में उस कंटेंट का प्रयोग दूसरी जगह कर लेना। मान लीजिए हमने क्लास में सीखा कि जोड़ बाकी गुणा भाग हमने क्लास में सीख लिया। अब इन्हीं चीज़ों को, जो सीखी हुई चीज़ों को अपन ने बताओ कहाँ पर प्रयोग किया, मार्केट में कर लिया, अपने घर में प्रयोग कर लिया, तो बताओ ये क्या कहलाया, सामान्यीकरण कहलाया। तो आगमन विधि के माध्यम से जो चीज़ सीखी जाती है यानी उदाहरणों के माध्यम से सीखी जाती है, उन उदाहरणों के माध्यम से क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, या उनका बताओ क्या किया जाता है, अन्य परिस्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है। उसे बताओ क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है। और अंत में बताओ क्या किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन उसका होता है। तो सबसे पहले ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, क्रम वाइज आपको ध्यान रखना है। पहले क्या आते हैं, उदाहरण, फिर बताओ क्या, निरीक्षण या
तुलना, अंत में बताओ क्या, नियमीकरण और सामान्यीकरण, और अंत में लास्ट में आपको क्या आता है, परीक्षण। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। स्टेप पूछा जाता है आगमन विधि के चरण कौन कौन से, किस तरह से आगमन विधि जो है प्रोसेस में होती है। चलिए आगे हम चर्चा करें। साथियों अब हम चर्चा करेंगे कि आगमन विधि किन किन शिक्षण सूत्रों पर चलती है। अभी इसकी चर्चा कर चुके थे अभी, लेकिन इसको मैंने अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से लिया है कि आगमन विधि किन शिक्षण सूत्रों पर होकर कार्य करती है। देखिए सबसे पहले बात करें उदाहरण से नियम की ओर। या तो हमने देखा है कि आगमन विधि कहते ही किसे हैं, कौन सी विधि, आगमन विधि। आगमन विधि होती वह है जिसमें बताओ क्या दिए जाते हैं, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद बताओ उन उदाहरण से किसका निर्माण किया जाता है, नियमों का निर्माण किया जाता है। तो उदाहरण से नियम एक शिक्षण सूत्र है। एक शिक्षण सूत्र बताओ कौन सा भी होता है, विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य यानी जो उदाहरण होते हैं ना, उदाहरण, उन उदाहरणों को बताओ क्या माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है। जो नियम होता है, नियम को क्या माना जाता है बताओ, सामान्य माना जाता है। इसलिए बताओ इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण विधि पर यह आधारित होता है। ये प्रश्न ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, करके लिख लेना, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से। और यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सामान्य से विशिष्ट कर देते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जो शिक्षण सूत्र होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन यहाँ इससे आगमन विधि में ये उल्टा चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले सामान्य उदाहरण देखे जाते हैं, उसके बाद में सूक्ष्म विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसी जो चीज़ ज्ञात है, जिस चीज़ के बारे में बालक जानता है, वही उदाहरण उसको दिए जाते हैं। उदाहरण से बताओ किसको निकाला जाता है, नियमों को निकाला जाता है जो अज्ञात होता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। और उसके बाद में प्रमाण, अर्थात उसी जो उदाहरण अपन ने सीखा है उसी से किस उसका प्रमाण दिया जाता है कि ये जो उदाहरण है किस से बना है, किस नियम से बना है, इसके पीछे कौन सा सूत्र है, इसके बारे में बालक जानता है। तो ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं, कौन कौन से बताओ, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगे और हम चर्चा करेंगे। देखिए आगमन विधि के गुण, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, पूछा जाता है आगमन विधि क्या मनोवैज्ञानिक है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें जो सीखा हुआ ज्ञान है वो बालक का कैसा ज्ञान होता है, स्थायी ज्ञान होता है। ये आगे लिखा हुआ भी है, इसमें सीखा हुआ ज्ञान कैसा है बताओ, स्थायी ज्ञान है। इसलिए बताओ आगमन विधि को कैसी विधि माना जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। यह विधि बालक की खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है, क्योंकि बालक ने उदाहरण ही तो बालक को बताए गए हैं। बालक ने बताओ किसकी खोज की है, नियमों की खोज की है। इसलिए बताओ इसे खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है बालकों की, क्योंकि बालक स्वयं किसकी खोज करता है, नियमों की खोज करता है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी है। छोटी कक्षाओं में बालक उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि उदाहरण से बालक की जो विषय वस्तु वो कैसी बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है, रुचि बालक को पैदा होती है। इसलिए बताओ कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। यह व्याकरण पढ़ाने की सरलतम विधि है, सरलतम विधि भी है, और साथ में बताओ कैसी विधि भी है, सर्वश्रेष्ठ विधि भी इसे कहा जाता है व्याकरण शिक्षण की। इसमें तर्क, विचार, निर्णय शक्ति का भी क्या होता है साथियों, विकास होता है, क्योंकि बालक उदाहरण के माध्यम से नियम बनाता है, उसमें व्यक्ति विचार भी करता है, तर्क भी करता है, निर्णय भी लेता है। साथियों एक भी चीज़ आपको इस क्लास में नहीं छोड़ी जाएगी। चैनल को आपको क्लास को अच्छी लगी लाइक भी करते रहें, साथ में अपने मित्रों को शेयर भी करते हैं। आगे हम चर्चा करें आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि उदाहरणों को समझाने करने के आधार पर उसके बाद नियम निकाले जाते हैं, तो समय ज़्यादा लगता है, कि इसका एक दोष है। अनुभवी योग्य अध्यापक इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो अध्यापक इस विधि के बारे में जानते हैं कि इस विधि से हमें क्या बच्चों से क्या सिखाया जा सकता है, किस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे, वही इसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए अनुभवी और योग्य अध्यापकों की इसमें आवश्यकता होती है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कैसी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, फिर यहाँ कह दो छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, बड़े बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा क्या है बताओ, दोष है, और यही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। छात्र की सीखने की गति बताओ कैसी होती है, धीमी होती है। सीखने की गति बताओ कैसी होती है, इससे धीमी होती है, क्योंकि बालक बताओ क्या करता है, परिश्रम अधिक करता है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा आगमन विधि में। इसके अलावा कुछ भी मैंने आपको नहीं छोड़ा है। आगमन विधि कंप्लीट है। कल हम निगमन विधि की चर्चा करेंगे, और इसके साथ में आगमन विधि के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।